आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र सब कुछ है, हमारा इतना निकट संबंधी, हमारी फौज में नेपाल के नागरिक काम करते हैं, इससे बड़ी और क्या बात, उनका रेजिमेंट से बड़ी और क्या बात हो सकती है हमारे संबंधों को बताने की। फिर भी हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूं, वो भूटान पे ज्यादा चलता है। भूटान की टेरिटरी लेने के लिए चीन आया तो हम वहां चले गए थे ना, डोकलाम, हमने वहां फौज लगा दी थी ना अपनी। बिल्कुल। ये नेपाल पूरी और भी ये पूरी तरह हमारे स्फेयर ऑफ सुरक्षा के लिए खतरा था। ये हमारे Geographical नहीं सर, मेरा सवाल ये है, भूटान की तरह नेपाल पूरी तरह हमारे इन्फ्लुएंस में क्यों नहीं है? ये सवाल है मेरा। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि भूटान में अगर आप देखें, उनकी आर्मी को सपोर्ट करना, उनकी आर्मी को सप्लाई देना, उनकी आर्मी की ट्रेनिंग कराना, सब कुछ भारत करता है। वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इमट्राट का एक ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है हमारा भूटान के अंदर। तो और भूटान का क्या है कि भूटान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से की है कि भाई मेरे विदेश मान लो काफी समय आउटसोर्स कर रखा है, आउटसोर्स किया हुआ है इंडिया को। और कारण क्या था उनका, ये कहना था कि भाई मैं बहुत छोटा कंट्री हूं, चीन और भारत दोनों बड़े बड़े देश हैं, तो मैं किसी भी P5 मेंबर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखूंगा। नेपाल की सोच क्या है इसमें? अच्छा, नेपाल की सोच है कि नहीं, मैं डायरेक्ट रिलेशन रखूंगा। वो यूएन में भी है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अलग तरीके से निपटाते हैं। जबकि दूसरे केस में क्या है, ट्राई जंक्शन इन्वॉल्व है हमारा, और फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो भारत के थ्रू ही जाती है। जो भी एम्बेसडर भारत में होता है वही भूटान का एम्बेसडर भी माना जाता है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नेपाल जो है वो थोड़ा सा, अच्छा दूसरा, नेपाल में डेमोक्रेसी पहले आई, भूटान से पहले आई थी नेपाल में डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आने के बाद में फिर ये एक अब सर, ये अब इसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट है या नहीं है, ये तो जब हाइंडसाइट पे हम बात कर पाएंगे, कुछ वक्त के बाद तो ज्यादा क्लियर होगा। मगर अभी जो नेचर दिखाई दे रहा है इन प्रोटेस्ट का, भाई इतना तो हो ही गया ना, उग्र मामला की लड़कों की जान जा रही है वहां, 14 लोग मारे जा चुके हैं। आर्मी आ गई, आर्मी फायरिंग कर रही, सब कर रहा है। इसका क्या आपको यहां से इसकी परिणति दिखाई क्या दे रही है? एंड गेम क्या दिख रहा है इसका? एंड गेम तो मुझे तख्ता पलट ही दिख रहा है। जो पैटर्न अन्य देशों में रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट का, सोशल मीडिया बेस्ड प्रोटेस्ट जो होते हैं, उसका एंड गेम यही होता है कि जो शीर्ष पर है उसको बदल दो। और अभी जो ये डिमांड भी यही है कि ओली को बदल दो। क्यों? दो चीज कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया तो एक छोटा सा बहाना है, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां इतना प्रमुख है और बहुत समय से चल रहा है वहां, और उसको बस जैसा मैंने कहा ना कि एक आग की जरूरत थी, चिंगारी वो चिंगारी लगी और आग भड़क गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नेपाल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि ओली बहुत ही थिन मेजॉरिटी पर हैं, और जिस प्रकार और भारत के हक में यही होगा कि गिरिजा प्रसाद कोइराला की जो पार्टी नेपाली कांग्रेस है, वो लोग थोड़ा भारत फ्रेंडली होते हैं। नेपाली कांग्रेस के, हाँ, नेपाली कांग्रेस के आप लोग, जो आपका जो प्रश्न था ना, भूटान और लंबे समय तक बनारस में रहे, यही भारत में रहते थे लोग, ये भी ओली साहब भी जब भागे थे, और इनके जो मेंटोर थे वो कानपुर में ही तो रुके थे सर। कोई चंद्रा जो इनके मेंटोर थे वो कानपुर में थे जब ये अरेस्ट हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भूटान और नेपाल में थोड़ा सा अंतर ये है कि नेपाल को लेके हमारी सरकार अपने अपने समय पर व्यक्तिगत हिस्सों, जिसकी ओर प्रदीप जी ने इशारा किया, व्यक्तिगत फाइफडम समझते रहे नेपाल को, कि नेपाल को जैसे हम चाहेंगे वैसे कर देंगे। ऐसा नहीं होता। नेपाल को आपको अब अगर मंदिर में नहीं जाने दिया गया और आपने उसके खिलाफ ब्लॉकेड कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एक हिंदू राष्ट्र भी बहुत लोगों के दिमाग में चुभता है, अरे बहुत ज्यादा, कि विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र है। जो हिंदुओं की राजनीति भारत में चलती है, उसके लिए भी एक मॉडल था कि एक हिंदू राष्ट्र है हमारे पास। आज तो वो मॉडल ही खत्म हो गया ना सर। अब तो कहने को भी पूरी दुनिया में कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। राजा कोई ताकत रखता है अभी वहां का? राजा ताकत तो रखे न रखे, लेकिन रेस्पेक्ट कमांड करता है वो। अच्छा, ताकत का तो मुझे सपोर्ट, हाँ, राजा में लोगों की आस्था अभी है, क्योंकि राजशाही को लोग अब याद करने लगे। देखिए, ये राजशाही चरणों में खत्म हुई है। बिल्कुल, ये एक वक्त था राजा ही सब कुछ था, मतलब सेना भी राजा की, सरकार भी और सेना भी राजा की। फिर एक वक्त ये आया कि सेना टिटुलर हेड बन गया, सरकार पार्लियामेंट जो है वो सरकार चुनेगी, उसके पास और कोई पावर्स नहीं रहेगी। फिर वो सेरेमोनियल पोस्ट भी हट गई राजा की, अब पूरी तरीके से वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है उसको बना दिया गया। लेकिन ये जो अभी के राजा हैं, राजा ज्ञानेंद्र शाह,
अभी इसी साल 2 प्रोटेस्ट हुए थे ना सर नेपाल में, इनको बस सत्ता में वापस लाने के लिए। वो एक पार्टी है जो इनके समर्थन में खड़ी हुई है पीछे। अच्छा, ये कहीं चले गए थे सेक्लूजन में, एग्जाइल में, अपने ये सेल्फ इम्पोज्ड, लौट कर आए, फिर वो सभाएं भी करने लगे हैं। लेकिन उस व्यक्ति पे एक शक का दाग लगा हुआ है कि वो जो राज परिवार की हत्या हुई थी, एक रात में सब मारे गए थे। इनके भाई राजा वीरेंद्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब मारे गए, सिर्फ ये बचे। तो ये उनका बेटा और इनका बेटा भी बच गया था, और वो उसका ब्लेम गया था उस वक्त के राजा वीरेंद्र के बेटे पर कि वो बेटे ने गोली से अपने पूरे खानदान को मार दिया था। एनीवे, लेकिन इनके ऊपर शक बक पे किया जाता है। इनके बारे में क्या आपको लगता है सर? ही इज प्रो इंडिया एंड एनी चांस दैट ही कैन कम अगेन टू पावर? ये कहना तो मुश्किल है कि पावर में आ पाएंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है लोगों पर। असल में क्या है कि जब से राजशाही गई तो एक चीज़ और हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी परमानेंट हो गई है नेपाल में। तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों के मन में है कि अगर राजशाही लौट आए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौट आएगी, तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा। आपको लगता है कि लोग राजशाही चाहते हैं? मतलब अगर आज कोई रेफरेंडम जैसी चीज़ हो तो बहुमत ऐसे लोगों का होगा जो चाहते होंगे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये इतने साल जो देखा है उससे ऊब चुके हैं लोग। इनसे अच्छा तो राजा ही था। हाँ, इनसे अच्छा तो राजा ही था। और एक जो अनंत जी ने कही कि सम्मान तो है ही राजा के प्रति, राज परिवार के प्रति, लोगों के मन में, आम लोगों के प्रति सम्मान है। वो नारा भी लगा था, हमारा राजा, उस समय जब वो आए थे, और जिस तरह के से लोग सड़कों पर उतरे थे, तो उससे ये लगता है। लेकिन नेपाल में क्या होगा ये नेपाल के लोग ही नहीं तय करेंगे, दुनिया की और ताकतों का इंटरेस्ट है वहाँ पर। भारत का तो पड़ोसी है तो होना स्वाभाविक है, चीन का भी है, अमेरिका का भी है, दूसरे पश्चिमी देशों का भी है। तो इसलिए ये मामला इतना सरल नहीं है कि राजा आ जाएंगे, सत्ता मिल जाएगी और सब बदल जाएगा। हमारी भी कोई डीप स्टेट काम करती है नेपाल में कि नहीं सर? वो डीप स्टेट ऐसी थी जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग थे, वो दरअसल नेपाल के विरोध में थे, बल्कि भारत की जो नेपाल पॉलिसी थी उसके विरोध में थे। उन लोगों ने ज्यादा काम बिगाड़ा। वो सब मतलब माइंडसेट जो है वो लेफ्टिस्ट था। मैंने तो सुना है सर योगी जी की भी खूब चलती है नेपाल में। हाँ भाई, अरे मतलब मूल रूप से तो माना जाता है कि जो है गोरखपीठ नाथ संप्रदाय वहीं से शुरू हुआ है। वहां आपको याद होगा राजा जब आए थे तो कुछ तस्वीरें जो है योगी जी की भी थी, तो वहां तो बहुत सम्मान है उनका। और नेपाल से गोरखपीठ में गोरखपुर में आते भी बॉर्डर लगे हुए, बॉर्डर भी लगता है। और तो ये